हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखेंगे, उसकी प्रकृति को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 69th बीपीएससी के जो पूछे गए प्रश्न हैं उनसे। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जिसका मैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस बीपीएससी में बिल्कुल स्टैटिक प्रकार के पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखा जाए तो 10 में से 8 क्वेश्चंस आपके ज़रूर सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हम 69 बीपीएससी के पॉलिटी के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसका उत्तर है आयरलैंड। आप सभी को मालूम है भारतीय संविधान की एक जो विशेषता है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय संविधान में कई अन्य देशों के संविधान से जो मुख्य बातें थीं उनको ली गई हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में दूसरे संविधान से बोरो की गई हैं। देख लेते हैं कुछ संबंधित। आयरलैंड के ही संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट लिया गया है, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। भारत में जो निर्वाचन की पद्धति है राष्ट्रपति की, जिसको बाद में मैं बताऊंगा क्या निर्वाचन की पद्धति है, वो भी आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का कुछ चुनाव होता है, जबकि कुछ सदस्यों, जो कि जानते हैं आप लोग, 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसका भी ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। दूसरा एक देश है इंग्लैंड का, उसमें उल्लेख किया गया है। इंग्लैंड से भी बहुत सारे जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संसदीय शासन, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, उसको हमने आयरलैंड, ब्रिटेन से ही, इंग्लैंड से ही उसको बोरो किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, वो भी हमने इंग्लैंड से ही बोरो किया है। और तीसरा है एकल नागरिकता। हमारे यहाँ कोई भी आदमी 2 देश का नागरिक नहीं हो सकता है, मतलब भारत का नागरिक रहते हुए किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है। कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो कुछ विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष पर्सनालिटी के लिए, लेकिन जो सैद्धांतिक यही है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता है अपने देश में। और ब्रिटेन से एक और जो विशेषता ली गई है वो मंत्रिमंडल प्रणाली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अवधारणा है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। जो पार्लियामेंट के जो विशेषाधिकार हैं वो भी ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन में ही द्विसदन है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर अपर हाउस लोअर हाउस है, वो भी ब्रिटेन के संविधान से ही प्रेरित है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य देश भी देख लेते हैं जिससे कि भारतीय संविधान में जो कई विशेषताएं हैं उससे बोरो की गई हैं। जैसे एक है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके संविधान से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, मूल अधिकार। और दूसरा लिया है हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है वो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र है। और जो जुडिशियल जो रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको बाद में हम डिफाइन करेंगे इस शब्द को। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है वो है उपराष्ट्रपति का पद। जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो भी हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ही बोरो किया है। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, हम सभी जान रहे हैं कि जो महाभियोग है उसको चला करके उसको हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है उसकी पद्धति भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही बोरो किया है। तो ये तो हो गई अमेरिका की बातें। अब कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ लिया है, जैसे कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट 2 सरकार के लेयर हैं।
सरकार के लेयर तो 3 हैं, पंचायती राज सरकार भी होता है, लेकिन संघीय व्यवस्था लिया गया है जिसमें कि राज्य अपने आप में स्वायत्त होते हैं। तो संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, और साथ ही साथ राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कनाडा के संविधान से बोरो किया है। उच्चतम न्यायालय का एक अधिकार होता है, एक पावर होता है जिसको कि परामर्शी पावर कहते हैं, वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। एक अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट, जो हमको मालूम है कि हमारे संविधान में 3 तरह की लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची भी कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की जॉइंट बैठक बुलाई जाती है, उसकी भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। जॉइंट बैठक तब बुलाई जाती है जबकि किसी प्रस्ताव को पारित करने में मतभेद उत्पन्न होता है, उस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट जो देश है वो है जर्मनी। जर्मनी में एक वाइमर गणतंत्र था, हिटलर के आने से पहले उसके द्वारा वाइमर संविधान बनाया गया था, और उनके संविधान से भी हमने लिया है आपातकाल का सिद्धांत। आपातकाल जिसको बाद में हम पढ़ाएंगे, 352 से आर्टिकल 352 में जिसका उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 352 में, उसमें आपातकाल के समय कई मूल अधिकारों को रोक देने का प्रावधान किया गया है, उसको भी हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। एक अन्य देश है सोवियत संघ, रूस, जिसको पहले सोवियत संघ ही कहा जाता था, उसके संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और प्रस्तावना जो हमारा प्रीएम्बल है, संविधान का प्रीएम्बल, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, मतलब संविधान के जो स्टार्टिंग में जो एक पेज है जिसको प्रस्तावना कहा गया है, उसमें न्याय का सिद्धांत दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसको भी हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। इसी तरह से फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक पद्धति, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो भावना है उसको भी हमने फ्रांस से लिया है। गणतंत्र शब्द को भी हम उल्लेख कर देना चाहते हैं। गणतंत्र का मतलब ये है कि जिसमें जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको जनता चुन करके भेजती है, जबकि राजतंत्र में इसके उल्टा दूसरा होता है, वहाँ पर वंश के आधार पर राष्ट्र का प्रमुख बनता है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किया जाता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से बोरो किया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो जिस व्यवस्था के तहत होती है उसको भी हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही बोरो किए हैं। इसी तरह जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बोरो किया है। विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों टर्म आता है। इन दोनों टर्म को बाद में जो अगले टॉपिक में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। इसका उत्तर है 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। और आप लोगों को जानकारी होगा कि 1947 तक सिक्किम एक शाही राज्य था जिस पर चोग्याल नाम के शासन का शासन था। 1947 के बाद सिक्किम भारत का एक रक्षित राज्य बना, और लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा सिक्किम को अपने भारत के कब्ज़े में कर लिया गया। वहाँ के जनमत के सहयोग से, वहाँ की जनता का सपोर्ट था, जनता द्वारा इस तरह का जनमत जो दिया गया था वहाँ के राजतंत्र को समाप्त करने के लिए, भारत में विलय के लिए, तो सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। और बाद में जो संविधान संशोधन अधिनियम, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 36 अमेंडमेंट हुआ था, उसके आधार पर सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि भारत में राज्यों के गठन की क्या प्रक्रिया रही है, क्या इसका इतिहास रहा है, और संविधान में इसके क्या प्रावधान हैं, संविधान ने राज्यों के गठन का पावर किसको दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य का उल्लेख आर्टिकल जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 3 में
भारतीय संघ में किसी भी राज्य के निर्माण के लिए राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति संसद को दी गई है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में, संसद में या सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका उत्तर होगा संसद। पार्लियामेंट को दिया गया है राज्यों के पुनर्गठन का पावर। भारत का जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत के जो संघ के राज्य थे, भारतीय संघ के राज्य, उसको केवल 4 वर्ग में बांटा गया था। उस वर्ग में अलग अलग प्रांत थे, लेकिन बाद में जो देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग आधार पर, जैसे कि भाषाई आधार पर या फिर जो सांस्कृतिक आधार पर अलग अलग राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। और राज्यों के जो देश की जो जनता की मांग थी राज्यों के नए राज्य बनाने की, उसके लिए एक 1948 में एस.के. धर समिति आई थी। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। पूछ सकता है कि एस.के. धर समिति किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। तो एस.के. धर समिति बनाई गई थी एस.के. धर की अध्यक्षता में। उनकी जो सिफारिशें थी कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की जाए, लेकिन बाद में इससे जो मांगें थी, जो आम जनता की मांगें थी, उससे पूरी नहीं हुई। तो बाद में एक और समिति बनाई गई 1948 में, JVP समिति इसको कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के इस समिति में थे, और उनके द्वारा भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन इससे विरोध बढ़ते चला गया देश में। और बाद में 1953 में फजल अली समिति का गठन करना पड़ा, जो जिसका काम था कि राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार हो, उस आधार की तलाश करना था, सिफारिश करना था। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, KM पनिक्कर और HN कुंजरू। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि निम्न में से कौन से भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समिति है। इसमें एक ऑप्शन दे दिए जाएंगे एस.के. धर, दूसरा ऑप्शन दे दिए जाएंगे JVP समिति, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा फजल अली आयोग, और नीचे दे दिया जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तीनों समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। फजल अली समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार कहा गया, भाषा को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन केवल भाषा को ही आधार नहीं बना सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा और भी क्राइटेरियाज निर्धारित किए गए। उनके जो रिकमेंडेशन थे, सिफारिशें थी, उनके आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया अपने देश में। लेकिन जो अलग अलग जो भाषाई और सांस्कृतिक ग्रुप थे, उनके द्वारा जो है लगातार विरोध की जाने लगी कि नहीं, अलग राज्य बनाया जाए। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी भाषी क्षेत्र और गुजरात में गुजराती भाषी लोगों द्वारा अलग अलग प्रांत बनाने की मांग की जा रही थी, जिसके कारण 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नाम का अलग अलग राज्य बनाया गया। ये डेट पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत कब बना, तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाद में जो नागालैंड का क्षेत्र था, जहाँ पर जनजातियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, वहाँ पर नागालैंड को भी 1963 में अलग राज्य बनाया गया, 16वां राज्य बनाया गया। 15वां राज्य गुजरात को बनाया गया, 16वां राज्य नागालैंड को बनाया गया। इसी तरह हरियाणा, इसी प्रकार से 1966 में पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया, और पंजाब से ही अलग करके 1971 में हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया। फिर इसी तरह 1972 में असम से अलग करके मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनाया गया, और साथ ही साथ 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा एक अलग अलग प्रांत बनाया गया, और 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग समय अवधि में अलग अलग प्रांत बनाए गए। और बाद में सबसे लास्ट में एक अभी जो बना है, आंध्र प्रदेश को विभाजन करके तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया गया है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित किस वर्ष कौन से राज्य अस्तित्व में आए, इसको याद रखने की ज़रूरत है। इससे पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो जजों की नियुक्ति होती है, और हाई कोर्ट में, उनके संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे लोगों को इतना लंबा चौड़ा प्रश्न देख करके क्वेश्चन काफ़ी धांसू लग रहा होगा,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्या है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसमें शामिल होते हैं और इन्हीं के सिफारिश पर जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। अगला जो ऑप्शन है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, ये बिल्कुल गलत है। कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उनसे निकल के आया है। ये संसद द्वारा इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये गलत हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। मतलब कि कॉलेजियम के जो 5 सदस्यीय निकाय है उनकी सिफारिश पर ही सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। उसी व्यवस्था को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। अब चौथा ऑप्शन है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है कि 1998 में थर्ड जजेज केस में इस तरह का फैसला दिया गया था कॉलेजियम के संबंध में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली है और क्या इसका विवाद क्या था और किस विवाद के कारण कॉलेजियम प्रणाली लाई गई और कॉलेजियम प्रणाली में क्या व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश भी आता है और अन्य न्यायाधीश भी आते हैं। मतलब इसका यही हो गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते ही थे और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार के समय में जब सरकार काफ़ी पावरफुल हो गई थी तो उस समय उसके द्वारा इन जो उच्चतम न्यायालय थे उनके साथ कई मामलों को लेकर के टकराव हुआ था, संवैधानिक टकराव हुआ था। और इस टकराव के कारण 1973 और 77 में ऐसा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार करते हुए अपनी पसंद के जो न्यायाधीश थे उसको मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठाया गया था। इसमें 1973 में AN राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के रहते हुए भी इसको AN राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। उसी तरह 1977 में MU बेग को बनाया गया, अन्य वरिष्ठतम व्यक्तियों के रहते हुए इनको बना दिया गया। इसके कारण एक टकराव हो गया सुप्रीम कोर्ट और इसमें सरकार में। तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट था उसके द्वारा एक निर्णय पारित किया गया सेकंड जजेज केस में जिसको कि 1993 में केस आया था। देखिए जजेज केस जो है वो 1982 में फर्स्ट जजेज केस आया था और इसको मैं पूरा डील करूँगा अभी। और 1993 में सेकंड जजेज केस आया था और 1998 में थर्ड जजेज केस में फैसला आया था। इसमें सेकंड जजेज केस में अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले के संबंध में। फिर हम देखेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। ये फिर देखेंगे हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले किस तरह से डील किए जाते हैं कॉलेजियम प्रणाली के तहत। ये काफ़ी उलझा हुआ है इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो पहले मैंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका उल्लंघन कई बार किया गया था कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त न करके किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि संविधान में कहीं भी वरिष्ठतम न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा के आधार पर वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी दी जाती है ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम रहे। लेकिन सरकार के इस फैसले 1973 और 77 के फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये सुनाना पड़ा कि नहीं, 1993 के सेकंड जजेज केस में दूसरे न्यायाधीश मामले में
कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी को नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ठप्पा लग गया और उसके बाद से हमेशा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या संविधान कहता है और क्या कॉलेजियम प्रणाली कहता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन उस संविधान में ही वर्णित है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। परामर्श आवश्यक है। अब इस परामर्श के बिंदु पर जब सरकार से टकराव हुआ तो कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बावजूद भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती थी, या उनके परामर्श के बावजूद भी उस न्यायाधीश को जिसको नियुक्ति की अनुशंसा की जाती थी उसको डिले किया जाता था या फिर उसके अनुशंसा नहीं मानी जाती थी। बाद में इस परामर्श के शब्द को भी 1982, 1993, 1998 के जजेस केस में इसको डील किया गया। पहली बार जो 1982 में जो फर्स्ट जजेस केस हुआ जिसमें कि परामर्श क्या बाध्यकारी है सरकार पर या सरकार परामर्श को नज़रअंदाज कर सकता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को, इस पर चर्चा हुई। इसका कोई समाधान नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को मान लिया कि आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जब हालात और बिगड़े तब 1993 में कहा कि नहीं, आप बाध्यकारी है आपके ऊपर, आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकेले इस आपको परामर्श नहीं देगा, उसके साथ साथ दो अन्य वरिष्ठ जो मुख्य न्यायाधीश के नीचे जो अन्य वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श को भी इसमें समाहित किया जाएगा, उनसे भी परामर्श लिया जाएगा। तभी मुख्य न्यायाधीश आपको ये इसका परामर्श देगा कि इसको नियुक्त करना है नहीं करना है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए 1998 में तीसरे न्यायाधीश मामले में कहा कि नहीं, मेरे साथ साथ 4 अन्य जो मुख्य न्यायाधीश से नीचे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी सलाह ले करके ही आपको परामर्श दी जाएगी और यह परामर्श बाध्यकारी होगा आपके ऊपर, आपको करना ही पड़ेगा उसकी नियुक्ति। लेकिन अगर इस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में 2 भी अगर इस किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राजी नहीं है, 2 भी अगर उसके पक्ष में मत नहीं देते हैं तो सिफारिश नहीं भेजी जाएगी। तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से हम देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसकी भी नियुक्ति को भी साथ ही साथ देख लेते हैं, उसकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। एक साथ पढ़ने से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। संविधान में यह उल्लेख है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा ही उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसका परामर्श जरूरी है। जैसे जिस तरह से वहाँ परामर्श की व्यवस्था है, यहाँ भी परामर्श की व्यवस्था की गई है हाई कोर्ट में भी, कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता है, उसको परामर्श से करना पड़ता है। राष्ट्रपति मतलब एक तरह से समझिए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति वही करते हैं जो प्रधानमंत्री उसको सजेस्ट करते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की जो भारत संविधान ने इसी व्यवस्था को एडॉप्ट किया है संविधान ने। तो हाई कोर्ट के मामले में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें परामर्श लिया जाता है राज्य के राज्यपाल से और साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश से। भारत का मुख्य न्यायाधीश का परामर्श यहाँ भी ज़रूरी है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के साथ साथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि परामर्श के मामले पर फिर विवाद हुआ कि क्या परामर्श ये बाध्यकारी है या नहीं है। तो 1993 में जैसा मैंने पहले कहा कि सेकंड जजेज केस हुआ था, उसमें ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, आप बिना परामर्श के आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, परामर्स आपके ऊपर बाध्यकारी है। ये फैसला सुना दिया सरकार को। उसी तरह से 1998 में जो थर्ड जजेज केस हुआ था उसमें हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कहा गया कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाई कोर्ट के मामले में थर्ड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि अगर आप हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं उसके परामर्श को भी
इसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ पर भी एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया दिया गया, लेकिन यहाँ पर कॉलेजियम 3 सदस्यीय है, वहाँ पर 5 सदस्यीय है और स्टेट में 3 सदस्यीय है। तो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, उसके से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी विवाद हैं, इसी से संबंधित बीच बीच में विवाद उभरते हैं। अभी भी बीच बीच में कॉलेजियम प्रणाली पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठते हैं और इस पर विवादें उठती रहती हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर में इससे संबंधित कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको अब समझ में आएगा कि क्या विवाद है एक्चुअल में। तो अब अगला प्रश्न भी है, काफ़ी कठिन प्रश्न है, इसको देखते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सही है। और चूंकि हमको गलत उत्तर चुनना है, यहाँ पर इसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कभी कभी सही लिखा रहता है, कभी गलत, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार प्रश्न ऐसे भी गलत हो जाते हैं कि जब आपको लगता है कि सही उत्तर चुनना है और यहाँ पर लिखे रहते हैं गलत, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये बिल्कुल गलत है। ये उत्तर, ये आपका ऑप्शन सही है, मतलब कि ये गलत है ऑप्शन। और अगला है कि इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 47, ये भी गलत है, लेकिन आंशिक रूप से सही भी है। फिलहाल इसको गलत ही मान लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं इसको। अगला जो ऑप्शन है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं, विधानमंडलों के सदस्यों का अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ये भी गलत है। चूँकि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2, 3 ही और 4 नहीं है, कहीं भी 2, 3, 4 ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए हम न ही हमारे पास ऑप्शन 2, 4 है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे 2 और 3 को, ये सही है। हालांकि 4 भी ऑप्शन गलत हैं। अब 3 को आंशिक रूप से मैंने क्यों गलत कहा, क्योंकि 39A और 43A को 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है, लेकिन अनुच्छेद 47 वो किसी संविधान से नहीं जोड़ा गया, संशोधन से न जोड़ करके वो मूल संविधान का ही हिस्सा है। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें A लिखा रहता है वही संशोधन से जोड़े जाते हैं, और जिसमें A, B, C इस तरह कुछ ना हो वो मूल संविधान का ही हिस्सा होता है प्रायः। तो इससे भी आप IQ लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक एक जो शब्द हैं और जो सारी बातें इसमें जो चर्चा की गई है इस प्रश्न में, उस सभी को थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया गया। यह संशोधन काफ़ी व्यापक था और इसीलिए इसने संविधान के कई महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे, जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी, उसमें बदलाव लाया, और इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को याद रखने की ज़रूरत है। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि लघु संविधान इनमें से किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाई गई थी। संविधान के आर्टिकल में क्या संशोधन करना है, इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने एक समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, और उनके द्वारा ही सिफारिशें दी गई थी कि कहाँ कहाँ क्या संशोधन करना है। इन्हीं के सिफारिश पर संविधान संशोधन अधिनियम 42वां लागू किया गया था। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़े गए उसका क्या अर्थ है। जो अर्थव्यवस्था के मॉडल होते हैं वो 2 प्रकार के मॉडल होते हैं, एक समाजवाद, एक पूंजीवाद। पूंजीवादी मॉडल में जो उत्पादन के स्रोत होते हैं, जैसे कि उत्पादन के स्रोत मान लिया कि उद्योग, व्यापार या फिर बैंकिंग, ये सभी निजी क्षेत्रों के हाथों में दे दिया जाता है, पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया जाता है। और समाजवाद में इसका उल्टा होता है। इसमें होता है कि राज्य जो सरकार होती है वो खुद उद्योग भी चलाते हैं, वो खुद बैंक भी चलाते हैं, और वो खुद साथ ही साथ जो है ट्रेड भी करते हैं। तो ये समाजवादी मॉडल में व्यवस्था थी। उस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके द्वारा भी
समाजवाद की ओर ही झुकी हुई थी। उनके द्वारा भी जो निजी क्षेत्र के जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे उसका अस्तित्व तो था ही, लेकिन साथ साथ जो बड़े पैमाने पर जो सरकारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था वो सरकार की तरफ से किया जा रहा था उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और साथ ही साथ जो वो उस समय जो निजी बैंकिंग जो सिस्टम थे उन सब को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, जो पूंजीपतियों के हाथ में था। एक तरह से उसकी सरकार समाजवाद की ओर झुकी हुई थी। लेकिन इसी से प्रभावित होकर के उनके द्वारा समाजवाद के शब्द को संविधान के प्रायम्बल में प्रस्तावना में जोड़ी गई है। लेकिन भारत में जो समाजवाद है, याद रखने की ज़रूरत है, वो समाजवाद विशुद्ध समाजवाद नहीं है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्री में कि भारत में किस प्रकार के आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है, समाजवाद, पूंजीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है कि इसमें यह एक्सेप्ट किया जाता है कि सरकार अपने स्तर से उद्योग धंधे चलाए, व्यापार चलाए, लेकिन साथ साथ जो पूंजीपति हैं, वर्ग हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, उनको भी फलने फूलने का, बढ़ने का अवसर दिया जाए। ये एक तरह से मिश्रित व्यवस्था है। समाजवाद और पूंजीवाद की मिश्रित व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है। प्रस्तावना में उस समय धर्मनिरपेक्ष और अखंडता दो शब्द और भी जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी के सरकार के समय में वहाँ पर देश में कई प्रकार के आंदोलन हो रहे थे। देश के अलग अलग हिस्से में, पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन हो रहा था, उसी तरह दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार के आंदोलन हो रहे थे। इससे ऐसा लग रहा था कि देश को कई टुकड़ों में बांट देगा ये आंदोलनकारी। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए और जो देश की एकता है, देश की अखंडता है, उसको मजबूत करने के लिए प्रियम्बल में, प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ताकि सभी लोग अपने भाईचारा के साथ रहें और देश की जो एकता है, जो अखंडता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना हो। जो अखंडता है देश का, वो हमारा सिद्धांत हो, वो हमारा लक्ष्य हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी देख लेते हैं। जो विदेश में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, जैसे यूरोप में, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो सरकार के कामों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सरकार को धार्मिक कार्यों से किसी प्रकार का कोई जो संपर्क नहीं रहेगा, कोई उसको धार्मिक क्रियाकलाप से किसी प्रकार का उससे कोई नाता नहीं रहेगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। ये यूरोपीय मॉडल था। लेकिन भारत में इससे विपरीत व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में ये तो माना गया है कि जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनका किसी प्रकार का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार चलाने में हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन भारत में जो सभी धर्म के मानने वाले हैं, सभी को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, सभी का धर्मों का सम्मान किया जाएगा और सभी का समान रूप से आदर किया जाएगा। ये भारत में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक शब्द प्रस्तावना का भी उल्लेख है। प्रस्तावना आप सभी लोग जानते ही हैं, प्रेम्बल है संविधान का प्रस्तावना। इसको भी थोड़ा बता देना चाहते हैं। प्रस्तावना से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रस्तावना में जो शब्द का उल्लेख किया गया है, जो संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, सब शब्द को पूछे जाते हैं और इवेंट क्रम भी सजाने के लिए कहा जाता है। तो इन सब शब्दों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। मेरा एक फॉर्मूला है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द उल्लेख किया गया है, उसको एक फार्मूले के आधार पे हमने उसको सेट किया है। वो फार्मूला का नाम है SSPLG और NSGAB। इसको याद रखिएगा। इसको याद अगर रखते हैं तो आपको हमेशा ये काम आएगा। कभी आपको क्वेश्चन प्रियम्बल से पूछने वाले क्वेश्चन कभी मिस नहीं करेंगे आप। कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से शब्द प्रियम्बल में प्रयोग किए गए हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं। SSPLG इस तरह के कोड हैं। आप सभी लोग अपने अपने तरीके से कोड बैठा सकते हैं, अलग अलग तरीके से। ये मेरा अपना तरीका था। SSPLG का मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। S का मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो दूसरा S है उसका मतलब हो गया समाजवाद। जो तीसरा शब्द है, तीसरा लेटर है P, उसका मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष, मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द। और L का मतलब हो गया लोकतांत्रिक और G का मतलब हो गया गणराज्य। ठीक है, SSPLG। इसको आप याद रखिए, इससे आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दूसरा एक मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया है, NSSGAB। ये भी
याद रखने की ज़रूरत है आपको प्रिएम्बल के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ये 2 फार्मूला आप काफ़ी है मेरे हिसाब से। NSGAB का मतलब हो गया, N का मतलब हो गया न्याय। संविधान के प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व का भी उल्लेख है। तो उसमें है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो N से हो गया न्याय डिफाइन हो जाता है, और स्वतंत्रता, S से स्वतंत्रता डिफाइन होता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। बस इतना सही पूछा जाता है कि उतना नहीं पूछा जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, इतना नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें न्याय का उल्लेख है, क्या इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख है, क्या इसमें समता का उल्लेख है, क्या इसमें अखंडता का उल्लेख है, क्या इसमें बंधुत्व का उल्लेख है, क्या इसमें व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है। इन सब शब्दों को पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगला लेटर है समता। इसमें हो गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता में समता को केवल कोड में किया गया है S। फिर अगला हो गया जी हो गया गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख किया गया है। और A हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता, A से एकता और अखंडता। और B से बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। तो न्याय, स्वतंत्रता, समाजवाद, गरिमा और एकता, अखंडता और बंधुत्व, ये शब्द पूछे जा सकते हैं। इस कोड को याद रखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आर्टिकल 51A संविधान में जोड़ा गया, और इसके आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया है। जो इंदिरा गांधी के सरकार के समय में जो हम कई बड़े पैमाने पर देश में अलग अलग जगह पर जो आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उसको रोकने के लिए जो जनता के क्या कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, उसको डिफाइन किया गया था। तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और बाद में एक और जो कर्तव्य जोड़े गए, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए, जो आर्टिकल जोड़े गए थे। 10 पहले जोड़ा गया था, बाद में एक और जोड़ा गया शिक्षा से जुड़े हुए, उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य में इसको ऐड किया गया था। और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं मौलिक कर्तव्य में, इसको कभी और किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इसमें अगला जो ऑप्शन था कि नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में, तो 39A को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 39A क्या है? समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करने के लिए। मतलब कोई भी अगर गरीब है, वो अगर अपना जो कोर्ट में न्याय लड़ने में असक्षम है, तो सरकार उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराती है, उसको वकील उपलब्ध कराती है, ताकि एक समानता बनी रहे देश में। इसी के साथ ही साथ जो 43A जोड़ा गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में, 43A क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाया गया था। मतलब उद्योग में जो भी कामगार, जो भी मजदूर उद्योगों में काम करते हैं, वो केवल मजदूर ना होकर के जो उद्योग की जो प्रबंधन है उसमें भी भागीदारी निभाएं, इसके लिए ये व्यवस्था लाई गई थी। और अब 47 क्या है? 47 अनुच्छेद 47 यह गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। गांधीवादी सिद्धांत में जो आता है, उसमें आता है एक ग्राम पंचायत का गठन, इसमें आता है कुटीर उद्योग, उसमें आता है अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान, नशीली दवाओं के साथ ही साथ जो एक आता है कि बलि पर रोक, और जो गाय और बछड़ों के नस्ल के सुधार के लिए जो प्रयास करना है, ये सब गांधीवादी सिद्धांत में के तहत आते हैं। और इसको संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व के तहत रखा गया इसमें। इसी में से एक आता है 47, आर्टिकल 47, जिसमें गांधी जी द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसी से प्रेरित इसको माना जाता है। इसमें क्या व्यवस्था है? इसमें व्यवस्था है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली दवा है, जैसे मदिरा, ड्रग, उसका आप केवल जो औषधि प्रयोजन है, अगर किसी की तबीयत खराब है और डॉक्टर रिकमेंड करता है कि मदिरा पीना है, ड्रग लेना है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई अगर इसका सेवन करते हैं अवैध रूप से, तो उस पर रोक लगाने का इसमें जो निर्देश दिया गया है। आप समझिए कि इसी निर्देश को लागू करने के लिए बिहार में जो शराबबंदी को लागू किया गया है, इसी आर्टिकल 47 से प्रभावित होकर के किया गया है। ठीक है,
तो ये सारा गांधीवादी सिद्धांत के तहत आते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है कि राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं की गई है। यह व्यवस्था संसद द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत बनाया गया है, जिसमें अगर कोई भी संसद सदस्य चुनावी अपराध करता है, चुनाव में भ्रष्टाचार करता है, या 2 वर्ष से अधिक की उसको सज़ा मिल गई है, या चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता है, या लाभ के पद पर हो, या सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, या फिर वो छुआछूत दहेज प्रथा सबको बढ़ावा देता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर के उसकी सदस्यता को ख़त्म कर सकता है। इसी प्रकार से संसद की सदस्यता को, संसद के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता पर विचार करेंगे इसके संबंध में। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं और विधानमंडल के सदस्यों के योग्यता के संबंध में इसी के चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा न करके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यह व्यवस्था संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम 1951 के पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के द्वारा किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए विशिष्ट आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं। इसमें से चारों ऑप्शन सही है। दोस्तों एक ट्रिक्स बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसमें फैक्ट्स ना हो, केवल विदाउट फैक्ट्स अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं और आप नहीं जान रहे हैं उस प्रश्न को, तो उपयुक्त सभी का ऑप्शन चुनना हमेशा सही होता है। उपयुक्त सही भी ही इसका ऑप्शन है। किसी भी समुदाय का अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए उसके आदिम लक्षणों का संकेत होना ज़रूरी है, और उसकी संस्कृति बिल्कुल अलग होनी चाहिए, और बड़े पैमाने पर समुदाय का जो संपर्क है उसका आम जो लोग हैं उससे संपर्क ना हो, और पिछड़ापन हो, भौगोलिक अलगाव हो, ये सभी उसके लक्षण होते हैं। अब इसका संवैधानिक जो प्रावधान है उसको हम देख लेते हैं। संविधान के 5वें और 6ठे अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमने अनुसूची शब्द का उल्लेख किया है जिसको शेड्यूल कहते हैं, और संविधान में 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है, जिसमें कि 5वें और 6ठे में बाकी सभी अनुसूची के संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। 5वीं अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो एक अलग थलग क्षेत्र हैं, उनके लिए किया गया है, जहाँ पर विशेष व्यवस्थाएँ की गई है। और यहाँ पर भी मूलतः आदिम अवस्था में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए ये व्यवस्था की गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए। और 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो जनजाति क्षेत्र हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसको वहाँ पर विशेष प्रावधान करके उसको स्वशासन दिया गया है। उसको अपनी सरकार चलाने के, अपनी मर्जी से चलाने का, सरकार चलाने की जो कुछ व्यवस्थाएँ दी गई हैं। केवल राज्य सरकार उसको मॉनिटर करती है, बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करती उसके सरकार के जो संचालन में है। जो 6ठी अनुसूची के तहत 4 राज्यों का हमने उल्लेख किया है, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं उसको याद रखना ज़रूरी है, और वो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको भी एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रखा जा सकता है। ये ट्रिक्स मेरा डेवलप किया हुआ है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। आप दूसरा भी ट्रिक्स अपना सकते हैं। इसको हमने तमेमी के नाम से एक ट्रिक्स रखा था। बिना ट्रिक्स के आपको याद नहीं रहेंगे, ट्रिक्स आपको यूज करना ही चाहिए। आपका डेवलप किया हुआ हो सकता है, किसी और का डेवलप किया हुआ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में भी नहीं रहना है। जो वहाँ पर ट्रिक्स इस्तेमाल करना है जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो, और जहाँ पर कन्फ्यूज़न के कारण आपका प्रश्न गलत हो जाए वहाँ पर आपको ज़रूर अपना ट्रिक्स डेवलप करना चाहिए। देखिए तमीमी को हम क्लियर करते हैं। टी से हो गया त्रिपुरा, ए से आपका हो गया असम, मे से मेघालय, और मी से मिजोरम। क्लियर है? तमेमी। तो इन चारों राज्यों में 6ठी अनुसूची के तहत व्यवस्था की गई है। यहाँ जनजातियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। ये हमने पहले बता दिया है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको डिटेल में हमने डिस्कस भी कर दिया है।
देखिए यही फ़ायदा होता है, अगर एक प्रश्न के आधार पर आप पूरे कॉन्सेप्ट को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो आज न कल उससे संबंधित प्रश्न आगे पीछे ही पूछे ही जाएंगे और उसको सॉल्व करने में आपको ईजी होगा। हम गलती क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं और अनावश्यक चीज़ पढ़ लेते हैं और जो ज़रूरी चीज़ है उसको बिल्कुल ही छिछले ढंग से पढ़ते हैं, जबकि ज़रूरत ये है कि जो ज़रूरी चीज़ है उसको एक बार नहीं 10 बार पढ़ें। और ज़रूरी चीज़ कैसे पता चलेगा, वो आपके प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से पता चलेगा। भारतीय अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसका उत्तर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स। मौलिक अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 है, उस मौलिक अधिकार को 6 भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान द्वारा भारत की जनता को उपलब्ध कराया गया है। एक समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें समता से संबंधित जो अधिकार हैं उसी के तहत आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। बाकी जो अन्य अधिकार हैं उसके विषय में हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, लेकिन पहले समता के अधिकार को थोड़ा सा देख लेते हैं। समता के अधिकार में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 के तहत अलग अलग प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण होगा। अब इसको डिफाइन थोड़ा सा कर देते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब हो गया कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर होंगे। कानून की नज़र में चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग समान होंगे। और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। इसका मतलब हो गया कि आप कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो शक्तिशाली हैं, जिनके पास पैसा है, जो अमीर है, उसको ज़्यादा संरक्षण मिलेगा और गरीब को कम संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है, सबको समान संरक्षण मिलेगा। किसी भी सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा। दूसरा आता है कि आर्टिकल 15 कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में कहा गया। ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनमें से आर्टिकल 15 में किन किन आधार पर विभेद की मनाही की गई है। तो याद रखिए, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। एक बार प्रश्न इस पर पूछा भी गया है, इसको भी हम कोड में हम याद रखते हैं, DMLJ। आपने DDLJ सुना होगा, तो उसी से एक वर्ड हमने निकाला था, DMLJ। धर्म, D से धर्म, M से मूल वंश, L से लिंग और J से जन्म स्थान। DMLJ। DDLJ सबको याद रहा होगा, उसी में से D एक हटा करके M को जोड़ दीजिए। तो धर्म, मूल वंश, लिंग और जाति के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में उल्लेख किया गया है कि जो नौकरी है, सरकार द्वारा जो नौकरी वैकेंसी निकाला जाता है, मतलब एक तरह से उसको हम कह सकते हैं संवैधानिक भाषा में कि लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब सरकार का जो भी सेवा है उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या व्यवस्था थी कि जो वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे, जो भारतीय सिविल सेवा था, जिसको इंडियन सिविल सर्विस उस समय कहा जाता था, ICS कहा जाता था, उसमें केवल भारतीय जो ब्रिटिश नागरिक होते थे, केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। भारतीयों को पार्टिसिपेट का अधिकार नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को समाप्त करने के लिए ये आर्टिकल 16 लाया गया था। और फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता को अंत किया गया है। मतलब जो भारत में जो एक सामाजिक कुरीति थी कि अनटचेबिलिटी था, उनकी एक कुरीति थी। मतलब एक जो व्यापक बड़े पैमाने पर जो समाज के एक वर्ग थे, जिसको दलित कह करके वो उसके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, तो उसको, इस सामाजिक कुरीति को, इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया और ये इसको एक दंडनीय अपराध बनाया गया है बाद में सरकार के द्वारा। 1955 में एक कानून ला करके, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम ला करके सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया है अस्पृश्यता को। इसी प्रकार से आर्टिकल 18 में कहा गया है कि सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक रहेगा, सेना और विद्या को छोड़ करके। मतलब आप सेना में जो लोग जाते हैं उसको उपाधि दे सकते हैं, जो एजुकेशन हासिल करते हैं उसको दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अपना उपाधि
किसी को भी उपाधि देने पर रोक लगा दिया गया है। जैसे कि शिक्षा कोई ग्रहण करते हैं तो उसको डॉक्टर की उपाधि लगाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो आम जो जनता है, इसके अलावा उसको किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण करने पर रोक लगा दिया गया है। प्राचीन काल में जब देखते थे या मध्यकाल में कि क्या होता था कि जो राजा, बहुत सारे जो बड़े लोग होते थे तो उसको राजा, राय बहादुर जैसे उपाधि दी जाती थी। इन सब को रोक लगा दिया गया है। क्यों रोक लगा दिया गया है? क्योंकि इससे समाज में एक विभेद पैदा होता था। किसी आदमी को राय बहादुर या राजा, ये सब नाम उपाधि से अगर संबोधित किया जाता है तो एक अपने आप में एक समाज में लगता है कि एक विभाजन पैदा हो गया है। कुछ पार्टिकुलर लोग ऐसे हो गए हैं जिसकी विशेष मतलब कि पहचान हो जाती थी। और इन सब को रोकने के लिए, एक समाज में समानता लाने के लिए आर्टिकल 18 का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। संविधान में उल्लेख है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितनी आवश्यकता महसूस करे राष्ट्रपति समय समय पर। ये संवैधानिक लैंग्वेज है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तो राष्ट्रपति निर्धारित करती है, लेकिन बात जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की आती है तो वहाँ पर संसद को यह अधिकार दिया गया है कि लागू कानून बना करके उसके न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करे। वहाँ पर राष्ट्रपति को ये पावर नहीं दिया गया या प्रधानमंत्री को। इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में संसद को पावर दिया गया है संख्या निर्धारित करने के लिए, और हाई कोर्ट में ये राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका स्पष्ट उल्लेख है, जैसे पूर्व के प्रश्न में हमने डिस्कशन कर दिया है, अनुसूचित जनजाति। आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो प्रश्न हमने पहले 6ठी अनुसूची के संबंध में डिस्कस किया है वो इसी साल के प्रश्न पर दूसरे जो प्रश्न हैं उसमें आपको इसका हेल्प मिल रहा है। तो यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करने से। आपको जो भी इससे जुड़े हुए आसपास के क्वेश्चंस रहते हैं उसी से प्रश्न अगले साल पूछे जाएंगे, और इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है। हमने 6ठी अनुसूची के साथ साथ 5वीं अनुसूची को भी देख लिया। फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आपको अनुसूची के बारे में पूछ ले कि भारत में के संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आसपास के जो भी रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को वीडियो काफ़ी बोझिल लग रहा होगा, या फिर जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो उसको काफ़ी फ़ायदेमंद भी लग रहा होगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा अनुभव हो गया होगा कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो नए हैं उसको थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी वीडियो है, काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं, और लेकिन वैसे लोग धीरे धीरे उनको लगने लगेगा कि ये वीडियो उपयोगी है, और जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तब उसको इसकी उपयोगिता का पता चलेगा। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? इसका उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये पहला ऐसा जो मुकदमा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला। इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड को हम जान लेते हैं कि केशवानंद भारती किस बैकग्राउंड में, किस पृष्ठभूमि में इस फैसला आया था। हमने पहले बताया था कि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे उसकी बैंकिंग प्रणाली को का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, उसको सरकार के कब्जे में ला दिया था। और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार में जो संपत्ति की सुरक्षा का उल्लेख है, और इस तरह से जो इंदिरा गांधी की सरकार का ये जो स्टेप था बैंकों को अपने कब्जे में लेने का, तो वो मौलिक अधिकार द्वारा दी गई सुरक्षा की, आर्थिक जो संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी थी उसका उल्लंघन था, जिसके कारण इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जाने लगी, और सरकार पर यह दबाव दिया जाने लगा कि आप मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में कोई कानून नहीं बना सकते हैं। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो संपत्ति के अधिकार थे, मौलिक अधिकार से उसको जो मौलिक अधिकार थे संपत्ति के अधिकार, उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया, और सरकार को कहा गया कि आप मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं, या वैसा कानून नहीं बना सकते हैं जो मौलिक अधिकार को कम कर सकें, और आप मौलिक अधिकार को कम करने वाला
कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं और मौलिक अधिकार को संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार का आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार और जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसमें एक गतिरोध पैदा हो गया और इसी गतिरोध को दूर करने के लिए केशवानंद भारती मामला लाया गया और 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया ठीक है आप मौलिक अधिकार का को कम कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं देश के विकास के लिए, देश के प्रगति को ले जाने के लिए, देश में गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला गया। अब मौलिक ढांचा क्या है? मौलिक ढांचा को कभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उनके द्वारा जो समय समय पर जो डिसीजन दिए गए हैं उस डिसीजन के आधार पर ये माना गया है कि कुछ ऐसे जो विशेषताएं हैं संविधान की उसको मौलिक ढांचा के तहत माना जा सकता है। जैसे कि उसमें मौलिक ढांचा में आ सकता है संविधान की सर्वोच्चता, आप संविधान को नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं। इसी तरह से संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको मौलिक जो मूल ढांचा के तहत रखा गया है। इसी तरह राष्ट्र की एकता अखंडता को रखा गया है। इसी तरह जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को रखा गया है, समानता के सिद्धांत को रखा गया है, निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को रखा गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान का अधिकार, कल्याणकारी राज्य के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको, इन सब बिंदुओं को मौलिक ढांचा के तहत रखा गया है। अब अगला प्रश्न है कि इसमें राजनीतिक दलों की स्थापना को मिलान करने के लिए कहा गया है। ये काफ़ी सिंपल है। आप जानते हैं कि सबसे लास्टेस्ट जो इसमें जो सबसे लेटेस्ट जो है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर के ये ममता बनर्जी की पार्टी है, बंगाल में जो वेस्ट बंगाल में जिसकी हुकूमत है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कांसीराम में 1984 में उत्तर प्रदेश में की थी, जिसको अभी मायावती लीड कर रही हैं। ये ज़्यादा मुश्किल फैक्ट्स नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकते? इसका उत्तर है आपका आर्टिकल 120, अनुच्छेद 120 में संविधान जो संसद के तहत जो संसद में जो सदस्य हैं वो स्पीकर की अनुमति से अपनी भाषा में, मातृभाषा में बोल सकते हैं। हालांकि संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को ही सदन की कार्रवाई की भाषा घोषित किया है। इस बात को ध्यान रखना है कि संविधान में केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा को ही रखा गया है जो सदन की कार्रवाई के लिए, लेकिन मातृभाषा में बोल सकते हैं अध्यक्ष की अनुमति से। इसमें जो एक ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 110, ये मनी बिल से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम अभी कभी और अगले वीडियो में करेंगे। अब अगला प्रश्न भी है, काफ़ी धांसू टाइप का है। अगला प्रश्न है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? जो आपातकाल देश में लागू होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 352 में है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, जिसको संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख किया गया है। और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल, जिसको आर्टिकल 360 में जिसका उल्लेख किया गया है। अब आर्टिकल 360 में क्या उल्लेख किया गया है? अगर वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो इसका ये प्रभाव होगा कि राष्ट्रपति राज्यों के जो भी कर्मचारी हैं उसके वेतन भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं उसको भी कम करने या रोकने का वो आदेश दे सकते हैं। और साथ ही साथ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक या किसी वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के बाद ही उसको पारित किया जा सकता है, इसलिए उसके विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अन्य जो आपातकाल हैं उसके संबंध में हम विस्तार से किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य संदर्भ में देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो वीडियो है उसको बार बार सुनते रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक इस वीडियोस को आप बार बार सुनेंगे अन्य वीडियो के साथ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।